हेलो, माई सेल्फ पंकज बामनिया एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीके साइंस क्लासेस। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है निविड़ संकुलन। तो आज हम निविड़ संकुलन के बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में निविड़ संकुलन होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो निविड़ संकुलन क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी क्रिस्टल का अगर निर्माण होता है, तो जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उसके जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण हो सकते हैं अणु, परमाणु अथवा आयन, इनमें से कोई भी हो। तो जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो ये अवयवी कण अपने आसपास आते हैं, यानी ये अवयवी कण एक दूसरे के पास में आते हैं और इतने पास आ जाते हैं कि वो एक अलग से अलग पैटर्न बन जाता है। इतना क्लोज, इतना पास में, इतना निकट समीपस्थ स्थिति में जब अवयवी कण की स्थिति हम देखते हैं तो उसे हम निविड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर? तो ये होता है निविड़ संकुलन। क्लियर? अगर हम बात करें निविड़ संकुलन की, यानी जब हमारे पास अवयवी कण एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो जिस क्रिस्टल के अंदर अवयवी कण होंगे उस क्रिस्टल के बारे में अगर देखें हम तो उसके अंदर उस क्रिस्टल का मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो अवयवी कणों के द्वारा धारित कर लिया होगा और बहुत ही कम ऐसा पार्ट होगा जो कि खाली बचा हुआ होगा। ऐसी स्थिति में एक स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी जब निविड़ संकुलन होता है तो ठोसों की जो स्थिति होती है वो एक स्टेबल यानी स्थायी अवस्था में होती है। क्लियर? तो ये होता है हमारा निविड़ संकुलन। अगर हम निविड़ संकुलन के बारे में आगे और देखें तो निविड़ संकुलन के अंदर अलग अलग प्रकार से कणों की जमावट हो सकती है। इन जमावटों को, इन संरचनाओं को हम अलग अलग आधार पर विस्तृत करते हैं। अगर इन बेसिक कॉन्सेप्ट और संरचनाओं को हमको हमें समझना है तो हम स्टार्टिंग से एंड करेंगे। तो पहला जो हमारा होगा इसके अंदर निविड़ संकुलन के अंदर वह रहेगा हमारा एकल निविड़ संकुलन। क्लियर? जिसे हम रेखीय निविड़ संकुलन भी कहते हैं। रेखीय निविड़ संकुलन। अगर हम बात करें रेखीय निविड़ संकुलन की तो जो हमारे पास क्रिस्टल है उसके अंदर जो भी अवयवी कण है वो अवयवी कण हो सकता है परमाणु, अणु अथवा आयन हो। तो वो जो अवयवी कण है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास क्रिस्टल निर्माण के अंदर अवयवी कण जो है वो एक दूसरे के पास में, जैसे ये एक अवयवी कण है उसके पास में दूसरा अवयवी कण और उसके पास में एक और अवयवी कण, तो इस प्रकार से अगर एक ही रेखा के रूप में अवयवी कण अगर एक दूसरे के पास में जमे हुए हैं, समीपस्थ अवस्था में सटे हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे रेखीय निविड़ संकुलन। क्लियर? तो रेखीय निविड़ संकुलन के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो एक रेखा के रूप में, एक लाइन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसे हम रेखीय निविड़ संकुलन या एकल निविड़ संकुलन भी कहते हैं। एकल निविड़, एक विमीय भी कह सकते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन। ये अगर हम यहाँ पर देखें तो जो भी अवयवी कण है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये अवयवी जो कण है उसके पास में सटे हुए दो अवयवी कण है। ये यानी एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ देखा कि हमारा अवयवी कण दो अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, यानी उसके पास में टच है। क्लियर? तो अगर किसी अवयवी कण की हम देखें ऐसी स्थिति कि अवयवी कण कितने अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है तो उसे हम उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। क्लियर? तो समन्वय संख्या क्या होती है कि एक अवयवी कण अपने पास में कितने अवयवी कणों से स्पर्श करता हुआ है उनकी संख्या को हम उसका क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पर अवयवी कण दो कणों से पास में स्पर्श करता हुआ है तो यहाँ पर समन्वय संख्या 2 होगी। समन्वय संख्या कितनी होगी? 2। क्लियर? तो ये है हमारा रेखीय निविड़ संकुलन। अब हम बात करते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। क्लियर? तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन के अंदर देखा जाए तो दो अलग अलग प्रकार होते हैं। द्विविमीय निविड़ संकुलन के अंदर दो अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है वर्गीय और दूसरा होता है षटकोणीय। क्लियर? तो द्विविमीय निविड़ संकुलन के अंदर तो अगर हम बात करें वर्गीय निविड़ संकुलन की, तो जैसे हमारे पास रेखीय निविड़ संकुलन के रूप में हमें प्राप्त हो रही है एक रेखा के रूप में अवयवी कणों की संरचना, उसी से आधारित है कि अगर हमारे पास एक विमीय निविड़ संकुलन का एक
रेखीय संरचना हमारे पास मौजूद है, उसके नीचे हम दूसरी एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना को अगर रखते हैं, यानी हम उसके नीचे दूसरी रेखीय संरचना को रख सकते हैं, तो उसके दो अलग अलग प्रकार हैं। उसी के आधार पर हमने वर्गीय और षटकोणीय निविड़ संकुलन दो अलग अलग भागों में इस द्विविमीय निविड़ संकुलन को विभाजित किया है। तो वर्गीय में इसके नीचे आने वाली परत का रूप कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर हमारे पास ये रेखीय निविड़ संकुलन की एक रेखा है, संरचना है, उसके नीचे दूसरी रेखीय निविड़ संकुलन को, यानी दूसरी संरचना को इस प्रकार रखते हैं कि पहले गोले के जस्ट नीचे दूसरा गोला है। अब ये गोला क्या है? गोला अवयवी कण है। क्लियर? तो पहली संरचना के गोलों के नीचे अगर दूसरी संरचना के गोले ठीक उसके नीचे आते हैं, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना में अगर हम देख सकते हैं कि रेखीय रूप में गोले समानांतरित है, और अगर हम उसे लंबवत रूप से देखें तो स्तंभ रूप में भी वो एक ही रेखा में समानांतर है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर इन अवयवी कणों को उन सबको अगर मिला एक रेखा के रूप में, तो हमें एक वर्ग की संरचना प्राप्त होती है। इसी कारण इस संरचना को हम वर्गीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो वर्गीय निविड़ संकुलन के अंदर अगर रेखीय संरचना के ठीक नीचे दूसरी रेखीय संरचना इस प्रकार से है कि गोलों के नीचे ठीक दूसरी परत का गोला है, तो इस संरचना को हम वर्गीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी समन्वय संख्या की, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो गोला है, ये गोला पास में कितने गोलों से स्पर्श करता हुआ है। तो ये गोला एक यहाँ पर इस गोले से संपर्क में है, दूसरा यहाँ पर इस गोले से संपर्क में, तीसरा इस गोले से संपर्क में, चौथा इस गोले से संपर्क में। तो हम कह सकते हैं कि इसकी समन्वय संख्या 4 होगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या 4 होगी। ठीक, तो यहाँ समन्वय संख्या 4 होगी। ये अगर हम इसके जस्ट बाद में सेकंड नंबर षटकोणीय निविड़ संकुलन की बात करें, तो यहाँ जैसे हमारे पास एक रेखीय संरचना थी, उस रेखीय संरचना के नीचे दूसरी रेखीय संरचना का तरीका इससे कुछ अलग होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई रेखीय संरचना है, जैसे हमारे पास ये अगर रेखीय संरचना है जिसमें गोले के पास में ठीक दूसरा गोला, और ये रेखीय संरचना प्राप्त होती है। अगर इस रेखीय संरचना के नीचे दूसरी हम अगर रेखीय संरचना को रखें, ठीक, तो यदि मान लेते हैं कि दूसरी संरचना के, जैसे ये पहली संरचना के गोले हैं, इनके बीच में ये जो खाली भाग है जहां पर ढलान दिख रही है, जिसे हम कहते हैं अवनमन, जिसे हम अवनमन कहते हैं, जिसे हम गड्ढा भी कह सकते हैं। तो वो जो गड्ढा है, जो ढलान है, जो अवनमन है, उसी ढलान के अंदर दूसरी रेखीय संरचना के गोले, यानी उन अवनमनों में दूसरी संरचना के गोले आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन क्यों कहते हैं, तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर अगर गोले की बात करें, तो जैसे ये इस प्रकार से हमारे पास ये गोला है, तो हम इस गोले के पास में देखेंगे कि ये गोला कितने गोलों को स्पर्श करता हुआ है। या फिर हम ये देख सकते हैं कि ये जो गोला है इसके आसपास में कितने गोले हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये गोले हैं 1 2 3 4 5 और 6, इन सभी गोलों के अगर केंद्रों को हम मिलाएं तो हमें दिखेगा 1 3 4। तो ये हमें षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है। चूंकि हमें षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है, इसीलिए हम इस संरचना को षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अगर बात करें इसकी समन्वय संख्या की, तो जैसे हमने अभी देखा कि गोला आसपास में 6 अलग अलग गोलों से संपर्क में था, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। तो इसकी अगर समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा रेखीय निविड़ संकुलन, जिसे हम एक विमीय निविड़ संकुलन भी कहते हैं, और द्विविमीय निविड़ संकुलन सेकंड नंबर, ये दोनों टॉपिक होते हैं खत्म। अब हम इसके बाद में बात करते हैं रियल स्ट्रक्चर की, यानी त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में देखते हैं। ठीक, तो बात करते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन की। तो जैसा कि हमने द्विविमीय निविड़ संकुलन के अंदर देखा, हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रक्चर मिले थे।
हम उन्हीं स्ट्रक्चर को ले करके कितने तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो उसके आधार पर हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन को आगे विभाजित करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, एक तो हमारे पास था वर्गीय निविड़ संकुलन और दूसरा था हमारे पास षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो उनसे लेकर बनाते हैं। पहले हम बात करेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन की। अंदर जो हमने पढ़ा था वर्गीय निविड़ संकुलन, तो वर्गीय निविड़ संकुलन से देखते हैं हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं। तो वर्गीय निविड़ संकुलन द्वारा, ठीक। तो अगर वर्गीय निविड़ संकुलन के अंदर हमने जैसे देखा कि हमारे पास ये परत है, क्लियर। इस परत में अवयवी कण के जस्ट नीचे दूसरा अवयवी कण है। तो ये इस प्रकार से मैं एक परत की संरचना बना रहा हूं, क्लियर। अब ये जो परत है, इस परत में देखा जाए तो हमारे पास ये गोले हैं। जैसे वर्गीय निविड़ संकुलन में हमने देखा था कि गोले के ठीक नीचे गोला, तो ये गोले के ठीक नीचे गोला इस प्रकार से है। अब इसके नीचे हम दूसरी परत डालना चाहते हैं, यानी ये तो हमारे पास ये परत है, उसके नीचे हम दूसरी परत डालना चाहते हैं। तो दूसरी परत को इस प्रकार से अगर डालें कि पहली परत के जो गोले हैं उनके ठीक नीचे दूसरी परत के गोले आ जाए। जैसे हमारे पास पहली परत का जैसे ये गोला है, इस गोले के जस्ट नीचे दूसरी परत का ये गोला आ गया, इस परत के इस गोले के नीचे ये गोला आ गया, इस परत के नीचे ये गोला आ गया, इस परत के नीचे ये गोला आया। तो इस प्रकार से जो हमें त्रिविम में एक संरचना प्राप्त होती है वर्गीय निविड़ संकुलन द्वारा, उसको हम कहते हैं घनीय निविड़ संकुलन। अब बात करते हैं इसे हम घनीय निविड़ संकुलन क्यों कहते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा कि अगर हम इनके अवयवी कणों को, जैसे हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर, इसमें स्ट्रक्चर को थोड़ा फॉर्मलाइज करूं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इन गोलों को मिलाए, जैसे ये गोला ये गोला ये गोला, इसी प्रकार से पीछे भी कुछ गोले होंगे, उन गोलों को लेकर अगर हम संरचना बनाए तो हमें कुछ इस प्रकार से एक घन के रूप में इस प्रकार से कुछ आकृति प्राप्त होगी, ठीक। इसी कारण वर्गीय निविड़ संकुलन की परतों द्वारा जो हमें संरचना मिलती है, इस संरचना में कणों को हम देखते तो घनीय रूप में जमे हुए होते हैं। इसी कारण इस संरचना को हम घनीय निविड़ संकुलन कहते हैं, क्लियर। तो घनीय निविड़ संकुलन कहने के पीछे कारण ये है कि अवयवी कणों का जो निरूपण है, उस निरूपण में हमें देख लगता है कि अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक घन के रूप में संरचना प्राप्त होती है, इसीलिए हम इसे घनीय निविड़ संकुलन भी कह सकते हैं, ठीक। बात करते हैं हमने यहाँ पर हमने जैसे बात की वर्गीय निविड़ संकुलन द्वारा हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिला। तो जो हमारा दूसरा द्विविम के अंदर हमने जो दूसरा पढ़ा था षटकोणीय निविड़ संकुलन, उसके द्वारा क्या फॉर्मेशन होता है उसकी बात करते हैं, क्लियर। तो हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे षटकोणीय निविड़ संकुलन द्वारा, यानी षटकोणीय निविड़ संकुलन द्वारा कैसी संरचना प्राप्त हुई। तो जैसे हम पहले बात करते हैं कि हमने षटकोणीय संरचना जो पढ़ी थी उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था कि प्रथम पंक्ति के गोलों के अंगों के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के गोले आ जाते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास पहली षटकोणीय निविड़ संकुलन की परत है। अब इस परत के ऊपर दूसरी षटकोणीय निविड़ संकुलन की परत को हम कैसे रख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर हमें गोले मिल गए, जैसे ये एक चीज रूपी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक, ये दूसरा, ये तीसरा। मैं केवल पहले गोले की परतों के नीचे ही बात कर रहा हूँ, पहली पंक्ति के अंगों के नीचे। तो इन गोलों के इन
अवनमनों के ऊपर, इन चित्रों के ऊपर दूसरी परत, और वो दूसरी परत कौन सी है? षटकोणीय निविड़ संकुलन की। यानी जो पहली परत है वो भी षटकोणीय निविड़ संकुलित है और दूसरी जो परत है वो भी षटकोणीय निविड़ संकुलन है। तो दूसरी परत को हम कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि पहली पंक्ति के जो चित्र हैं वो धारित हो जाए, यानी वो उसके उन चित्रों के ऊपर दूसरी परत का गोला आ जाए। तो जैसे हम यहाँ पर एक गोले की बात करें, एक, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब यहाँ पर ठीक नीचे यहाँ पर आएगा ये गोला, ये गोला, ये गोला, ठीक। तो यहाँ पर जो हमें संरचना दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार से कुछ संरचना प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर हम आसपास के कणों को मिलाते हैं तो हमें षटफलक प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे षटफलकीय निविड़ संकुलन, षटफलकीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर कुछ रिक्तियां उत्पन्न होती है, वो थोड़ी रिक्तियों की बात करते हैं। तो पहली बात, ये षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों से हमें ये समझ में आ गया कि पहली परत के ऊपर दूसरी परत को कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि उनके चित्रों के ऊपर दूसरी परत के गोले आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर जो संरचना प्राप्त होगी उसे हम षटफलकीय निविड़ संकुलन कहेंगे। ठीक, जिसे हम शॉर्ट में HCP भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये होगा हमारा षटफलकीय निविड़ संकुलन। अब कुछ इसकी रिक्तियों की बात करते हैं। जैसे कि हम पहले इस स्ट्रक्चर को लेते हैं कि हमारे पास पहली पंक्ति के अंदर 3 गोले हैं और उसके ऊपर दूसरी परत का गोला आ जाता है। तो ये जो हमारे पास रिक्ति प्राप्त होगी, तो आपको स्ट्रक्चर में भी कुछ दिख रहा होगा। तो इस प्रकार की रिक्तियों में 3 गोले नीचे हैं और ऊपर एक गोला है। तो इनके केंद्रों को मिलाए तो हमें इस प्रकार से, जैसे संज्ञा में दिख रहा है, षटफलक प्राप्त होता है, सॉरी चतुष्फलक प्राप्त होता है। इस कारण इसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति, इसे इंग्लिश में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल T से। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि पहली परत के जो 3 गोले हैं और ऊपरी परत का एक गोला है, उनसे ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। बनने का कारण कि 3 गोले नीचे, ऊपर का एक गोला, केंद्रों को मिलाने पर हमें चतुष्फलक प्राप्त होता है। इस कारण हम इस रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। बात करते हैं दूसरी रिक्ति की। तो जैसे हमारे पास पहली परत के ये जो 3 गोले हैं, ठीक, यहाँ पर दूसरी परत के गोले कुछ इस प्रकार से आ जाए, 1, 2 और 3। तो जो पहली परत के अंदर चित्र था वो दूसरी परत द्वारा कहीं कहीं पे चित्रित नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये वाले जो गोले हैं, ये दूसरी परत के रेड कलर के जो मैंने दिखाए वो पहली परत के चित्रों को अध्यासित कर लेते हैं, लेकिन जस्ट नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाले गोले जो पहली परत के भी चित्र हैं, दूसरी परत में भी चित्र हैं। तो इनको जो मिलाते हैं केंद्रों को, तो हमें अष्टफलक की प्राप्ति होती है। इस कारण इसे अष्टफलकीय रिक्ति, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा यहाँ पर, इसे हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। जिसे हम इसे इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं O के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर गोले कितने होते हैं? 6, और यहाँ पर गोले कितने होते हैं? 4। तो 4 गोलों से जो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है और 6 गोलों से हमारे पास अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। आगे हम इस रिक्तियों और इसके कुछ अलग प्रकार, इनको कैसे भरा जाता है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।